Assalamu alaikum. Today we will discuss feedback mechanism. What is feedback mechanism? Feedback mechanisms are the foundation of homeostasis. Feedback mechanisms जो होते हैं ये homeostasis की foundation है. अब इन्हें homeostasis की foundation क्यों कहा जाता है? इन्हें होम्योस्टेसिस की फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कीप्स द बॉडी इन बैलेंस. ये हमारी बॉडी को जो है वो बैलेंस रखती हैं. एंड विदाउट फीडबैक मैकेनिज्म वी वुडंट इवन नो व्हेन समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या गलत हो रहा है ये हमें नहीं पता चलता जब तक फीडबैक मैकेनिज्म ना हो. ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या गलत हो रहा है और कब हो रहा है, और ये हमारी बॉडी को जो है वो इन बैलेंस रखता है. ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो फीडबैक मैकेनिज्म्स आर द रेगुलेटरी प्रोसेसेस. ये क्या होते हैं? रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं इन विच द आउटपुट और प्रोडक्ट, जो आउटपुट या प्रोडक्ट होती है ऑफ अ सिस्टम की जो आउटपुट और प्रोडक्ट होगी इज़ यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम्स इटसेल्फ. वही आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम को इटसेल्फ कंट्रोल करेगी. तो देन दिस इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि हमारे पास A प्लस B ये दो रिएक्टेंट हैं और ये आगे क्या बना रहे हैं? C प्लस D. ये C प्लस D जो है ये हमारे पास C प्लस डी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है. और ये प्रोडक्ट क्या करेगी? ये इटसेल्फ जाके जो रिएक्टेंट हैं या तो इनको कहेगी कि एक्टिविटी को स्टॉप कर दो, मतलब स्लो डाउन कर दो, या ये कहेगी कि इसकी एक्टिविटी को फास्ट कर दो, मतलब रिएक्टेंट जल्दी जल्दी मिलके आगे प्रोडक्ट जो है उसको बनाएं. तो ये दोनों ही फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि फीडबैक मैकेनिज्म की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. तो अगर हम टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है. एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में A प्लस B ये जो रिएक्टेंट हैं ये आगे बनाते हैं C प्लस D. तो ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है जो हम कह रहे हैं C प्लस डी, जो प्रोडक्ट बन रही है ये प्रोडक्ट जाके रिएक्टेंट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है, रिएक्टेंट की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है. ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट है, मतलब जो आउटपुट आई है, आउटपुट इटसेल्फ क्या करेगी? रिएक्टेंट को जाके उनकी एक्टिविटी को जाके स्टॉप कर देगी. तो अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही थी उसने जाके क्या किया? दूसरी चीज़ को कम कर दिया. मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी को कम कर रही है, मतलब एक्टिविटी को स्टॉप कर रही है. देन दिस इज़ नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. और 99% जो होम्योस्टेसिस होती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है इस पर रिलाई कर रही होती है. इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो A प्लस B ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं और ये आगे जाके बना रहे हैं C प्लस डी. तो ये हमारे पास C प्लस डी जो है ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट. अब अगर ये प्रोडक्ट जो है इटसेल्फ जाके रिएक्टेंट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा दे, रिएक्टेंट की एक्टिविटी को फास्ट करवा दे, मतलब रिएक्टेंट को कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए. ठीक है, तो पहले भी प्रोडक्ट बन रही थी, प्रोडक्ट ने आगे जाके मतलब आउटपुट ने क्या किया? रिएक्टेंट को कहा कि और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ. तो इसमें क्या हो रहा है? एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है. जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही होती है और दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इस एग्जांपल से हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क करता है. जैसे कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं, जैसे हम कोई केक वगैरह खाते हैं, तो केक खाने से क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज़ हो जाता है. जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज़ होता है इसका मतलब ये क्या है? चेंज आया हमारी बॉडी के अंदर. ये एक स्टिमुलस है. ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर्स. तो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाज. इस पेंक्रियाज के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं. एक को कहते हैं अल्फा सेल्स और एक को कहते हैं बीटा सेल्स. मतलब ये कौन से होते हैं? अल्फा सेल्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं बीटा सेल्स. तो यहाँ पे दरअसल जो बीटा सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए रिसेप्टर. ठीक है, तो ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये फ़ौरन से सेंस कर लेते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज़ हो रहा है. तो जैसे ही बीटा सेल्स ये सेंस करते हैं ये फ़ौरन से हमारे ब्रेन को जो है वो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज़ हो रहा है. तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? हमारा ब्रेन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है. वो देखता है कि वाकई हमारे ब्लड के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है. तो वो फ़ौरन से हमारे जो पेंक्रियाज क्या है? ग्लैंड, मतलब ये इफेक्टर है. तो फ़ौरन से दोबारा से पेंक्रियाज को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है कि अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करो. तो पेंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है. जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज से सिक्रीट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो लिवर होता है, लिवर क्या करता है? जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर लेता है. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लिवर ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करना शुरू कर दिया तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो गया. मतलब पहले क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था और बाद में क्या हुआ? कम हो गया. तो मैंने आपको लास्ट भी अभी बताया है
कि जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाए तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब एक चीज़ पहले बढ़ रही थी लेकिन बाद में उसी ने, मतलब देखिए अब एक चीज़ बढ़ रही है तो इन्फॉर्मेशन हमारे बीटा सेल्स के पास गई। किसके बीटा सेल्स? पेंक्रियाज के। तो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को आगे जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचाया, और ब्रेन ने क्या किया, दोबारा से पेंक्रियाज को ऑर्डर दिया कि ये हमारे जो ब्लड के अंदर इंसुलिन को रिलीज़ किया जाए। तो जैसे ही इंसुलिन आती है तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर लेते हैं। तो पहले जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो थी वो राइज हो रही थी, बाद में क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो गया। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम देखें हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है, तो हमारे पेंक्रियाज की जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए रिसेप्टर। ये अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं, फ़ौरन से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर चेंज आया है उस चेंज को सेंस करेंगे और हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और वापस से हमारा जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज यहाँ पे क्या है, ये एक ग्लैंड है और ये एक्ट करता है एज ए इफेक्टर, ठीक है। तो पेंक्रियाज को फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है और पेंक्रियाज से जो है वो ग्लूकागोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ग्लूकागोन जो है पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है तो हमारा जो लिवर होता है, लिवर के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर किया हुआ था वो ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वो ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होता है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। मतलब पहले क्या हो रहा था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा था और जैसे ही हमने मतलब ये प्रोसेसिंग वगैरह हुई, इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गई और ग्लूकागोन रिलीज़ होना शुरू हुआ तो हमारे लिवर के अंदर से क्या हुआ कि मतलब जो ग्लूकोज थी, ठीक है, वो टूटना शुरू हुई और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाना, ये दोनों हमारे पास जो हैं ये मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास आता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारी ब्लड वेजल है ये क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। तो जब हमारी ब्लड वेजल्स जो है वो रप्चर होती है तो ये एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, मतलब ब्लड वेजल्स का रप्चर होना मतलब एक चेंज आ रहा है, तो ये चेंज जो आता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, तो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फौरी से क्या करते हैं, इस चेंज को फील कर लेते हैं। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं फ़ौरन से जो हमारी रप्चर साइट होती है, मतलब जो इंजरी साइट होती है, वहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आके अडहेयर होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ प्लेटलेट में से कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स अदर जो प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब बहुत सारे प्लेटलेट्स डिफरेंट साइड से हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पर डिफरेंट साइड से मतलब ब्लड के अंदर, वहाँ से जब मूव करके आते हैं तो वो क्या करते हैं, इंजरी साइट पर जमा होते हैं और इस ब्लड को क्या कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं। तो इसमें देखें क्या हुआ, पहले ब्लड क्लॉट मतलब इंजरी हुई है तो इसमें क्या हुआ, प्लेटलेट्स आए हैं, प्लेटलेट्स पहले थोड़े थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ किए जिससे क्या हुआ, अदर जो प्लेटलेट्स है वो भी मतलब इंजरी वाली साइड पे अट्रैक्ट हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ जब ज़्यादा हो रही है तो वो क्या कर रही है, दूसरी चीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्लेटलेट प्लग जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है कि अगर एक चीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है तो अपनी तरफ दूसरों को भी अट्रैक्ट करके दूसरे प्लेटलेट्स को भी अपनी तरफ लेके आती है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो है वो बहुत सारा प्लेटलेट्स जो है इंजरी साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।